नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अदिति सिंह। मैं विधायक हूँ रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जान रहे होंगे कि कल हमारी विधानसभा में एक स्पेशल सेशन था। एक सत्र का आयोजन किया गया था। 1 दिवसीय सत्र था जिसमें हाल में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू नहीं हो पाया है हमारे विपक्ष के माध्यम से, जिसको लोकसभा में गिराने का कार्य किया गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक सकारात्मक चर्चा महिला सशक्तिकरण पे करने का ये हमारी माननीय विधानसभा का प्रयास था और बहुत अच्छा प्रयास था। बहुत अच्छी सबकी पार्टिसिपेशन, भागीदारी रही। और इसी पे मैं बस 2 शब्द कहना चाह रही थी। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, और ख़ास तौर से हमारे स्पीकर साहब, जिनकी इतनी अच्छी सोच थी कि इस टाइप का ऐसे सत्र का आयोजन किया जाए उत्तर प्रदेश असेंबली में, जिसमें सब सदस्यों को, खास तौर से महिला सदस्यों को, अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी क्रम में आपके सामने मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाह रही थी। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि आज की तारीख में हमारी संसद में बस 74 फीमेल एमपीज हैं, जो 50.2% है कहीं ना कहीं अन्य देशों की तुलना करी जाए इस आंकड़े से, जो मैं अभी कुछ मिनटों में करूंगी। तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि हम कैसे कैसे और किन देशों के पीछे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन इन आवर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर ये बिल लागू हो जाता, तो जैसे ही हमारी लोकसभा की और विधानसभा की स्ट्रेंथ बढ़ती, सीटें बढ़ती, वैसे ही इनमें अगर 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को मिलता, तो अगर मोटा मोटा आंकड़े लिए जाएं, अगर बात करें हमारी लोकसभा के, तो जहां अभी 74 सांसद हैं, वहां लगभग 280 के आसपास हमारी महिला सांसद होती। और अगर बात करें हम अपनी विधानसभा की, तो आज की तारीख में 47 महिला विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, 47 फीमेल एमएलएज। और कहीं ना कहीं अगर ये बिल लागू विपक्ष हमें करने देता और ये विधानसभा में भी लागू होते, तो ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, ये 200 पार भी हो सकता था महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक महिला विधायक हूँ। बहुत सारी महिला नेताओं से मेरा भी संपर्क रहता है, चाहे वो जिस भी चुनाव की तैयारी करती हैं, जो भी चुनाव कंटेस्ट करती हैं। हम सबको पता है कि महिलाओं के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। मैंने भी 2 चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। और ये वास्तविकता है कि जो चुनौतियां एक महिला फेस करती है, कहीं ना कहीं शायद लोग उसका अंदाजा भी ना लगा सके जब तक वो खुद मैदान में ना उतरे एज अ फीमेल प्रत्याशी। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित हालिया आंकड़ों के अनुसार महिला प्रतिनिधित्व में पहले स्थान पर है रुवांडा, जो 61%, जहां महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में। क्यूबा 53%, निकरागुआ 52%, एवं अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो संसद हैं, वहाँ भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, जहाँ बांग्लादेश में 21% है और पाकिस्तान में 20% है। यहाँ आज की तारीख में, जैसे मैंने पहले भी आंकड़ा आपको बताया था, कि हमारे भारत की महिला जो सांसदों की संख्या है वो मात्र 15.2 यानी 50.2% है। तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इन देशों में ही, अगर हम ग्लोबल साउथ की भी बात करें, तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो कहीं ना कहीं जीडीपी में हमसे बहुत पीछे हैं, हर तरीके से अगर आप मोर और लेस आंकड़े की बात करें, किसी भी स्केल की बात करें, ज़्यादातर चीज़ों में अगर हमसे वो पिछले हैं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहीं ना कहीं वो भी हमसे आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। खासतौर एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मुझे तो ये आंकड़े जब मुझे पता चले, तो काफ़ी हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ कि हम अभी भी इन देशों से पीछे हैं महिला प्रतिनिधित्व के मामले में। यूरोपियन देशों की अगर बात करें, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत ज़्यादा फीमेल टॉप लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स उन्होंने दिए हैं। वहाँ मोटा एक पैरिटी आ गई है, जहाँ कहा जा सकता है कि 50% या ज़्यादा महिलाओं का वहाँ प्रतिनिधित्व है राजनीति में और वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और यूरोप के तमाम ऐसे देश हैं जैसे इटली, डेनमार्क, एस्टोनिया, आइसलैंड,
लिथुएनिया, सर्बिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, मोल्डोवा, हंगरी आदि सबके तो मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, कोई ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये देश हैं जहाँ महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि किस तरीके से अगर हम अन्य देशों की बात करें, कैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ रहा है, पर हमारे यहाँ विपक्ष आज की तारीख में भी 2026 हो गया है, तब भी इस बिल को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, इसको गिराने का काम किया है। तो वाकई ये बहुत शर्मनाक काम उन्होंने किया है। दोस्तों, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं गारंटी के साथ कह सकती कि यदि हमारी ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में, गांव की व्यवस्था में अगर आप एक दिन भी बिना हमारी आंगनबाड़ी बहनों के, हमारी आशा बहुओं के, हमारी जो समूह की बहनें हैं, यदि उनका सहयोग ना रहे, तो मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पूरे ग्राम सभा की व्यवस्था कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। इतना ज़्यादा हमारी बहनों का योगदान रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ग्रामवासियों की लाइफ की अगर आप बात करें उनकी ज़िंदगी में, कि हमारी महिलाओं के बिना, उनके नेतृत्व और कहीं ना कहीं जो उनका योगदान है, उसके बिना हम लोग रोज़मर्रा का जीवन सोच भी नहीं सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा हमारी बहनों के बारे में सोचा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने कितनी सारी, न जाने बस हमारे ही प्रदेश में नहीं, देश भर में कितनी सारी लखपति दीदियाँ बनाने का कार्य किया समूह के माध्यम से। हमारी आशा बहुओं, आंगनबाड़ी बहनों का भी मानदेय समय समय पर बढ़ाने का कार्य किया। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं यहीं की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती हूँ रायबरेली का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बेटी के पैदा होने से लेके उनकी पढ़ाई एवं शादी तक की व्यवस्था करी है, और सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो तो हैं ही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इम्प्लीमेंट होती हैं ग्राउंड पे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सामूहिक विवाह योजना हो, कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे वो पेंशन की जो योजना है जिसमें काफ़ी अच्छी खासी बजट को बढ़ाने का कार्य किया है, और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है। चाहे वो डायल 1090 हो महिला सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। और मैं अपनी बहनों से भी निवेदन करूंगी कि जो तमाम हमारे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप उनको इंटरनेट पे देखने का कार्य करें, फ़ोन पे या तो अपने आप पंचायत भवन में जाके या ब्लॉक में जाके, जैसे आपको सूट करे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आपके लाभ के लिए बनाई गई हैं, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लाभ के लिए बनाई गई हैं, और कहीं ना कहीं उनका लाभ सही लाभार्थी तक पहुँचे, यही हमारा कर्तव्य है। और हमेशा हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे देश की महिलाओं को उनका इक्वल हक मिले। दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी महिलाओं की बात करती है, महिला उत्पीड़न की बात करती है, मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट जो 2012 में ही लागू हो गया था, पूरे 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक भी पॉक्सो कोड नहीं बनाया था। उन्होंने ये कार्य करा ही नहीं। और जब सरकार बधी, माननीय योगी जी की सरकार आई, तो अब बहुत सारे फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोड्स बने हैं। पॉक्सो एक्ट जो 2012 में ही लागू हो गई थी, 2012 से लेकर 17 तक एक भी सिंगल स्पेशल कोर्ट समाजवादी पार्टी ने पॉक्सो के लिए नहीं बनाया था। कुछ जनरल, 1 या 2 जनरल कोर्ट थे जिनके सेशंस कोर्ट में पॉक्सो की सुनवाई हो जाती थी, बट एक भी स्पेशलाइज्ड कोर्ट नहीं बनाया था। आज की तारीख में 218 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं एवं 75 पॉक्सो कोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार में बने हैं। हम ऋणी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एक्ट के बारे में, इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में, उन बेटियों के बारे में, बच्चियों के बारे में जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के एक्ट की, इस टाइप के कोर्ट्स की, उसके बारे में सोचा है। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, सुना। जय हिंद, जय भारत।